कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। आपका जो YouTube चैनल है उस पर उसका नाम जो रखा है वाह जोगी जी, ये कुछ सोच के रखा है? किसी शो में जाता था तो लोग बोल रहे हैं जोगी जी वाह, तो वो एक टैग लाइन जैसी बन गई। कोई ऐसा वाकया है जो किसी कविता के साथ जुड़ा है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? तो अनुराग कश्यप ने कहीं सुनी होगी, तो उनका फोन आया कि मैं नवाजुद्दीन गा रहा है वो बैंड के साथ शादी में। लेकिन आज के दौर में अगर हम स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखें, उस पर आप क्या बोलेंगे? हर क्षेत्र जो है वो बिकने के लिए ही काम कर रहा है, उसको जिसमें मजा आ जाए। आपको क्या लग रहा है कि हिंदी की कविताओं की रुचि लोगों के प्रति बढ़ी? हिंदी बड़ी बहन की तरह है। पंकज उदास ने मेरा एल्बम गाया है, बेचा वो जाता है कि आपको पैसे मिले। आपने कुछ एक लिखा है कि दिन भर शीशे के सामने ये तैयार होती है और काम हमसे करवाती है। हाँ, है ना, कुछ ऐसी वो कविता है। एक कवि का मन भावनाओं का समंदर होता है और जिनकी लहरें शब्दों का रूप लेकर समाज में बड़ा से बड़े बदलाव को भी ला सकती हैं। शायद इसीलिए कवि बहुत ख़ास होते हैं। हमारे आज के यूज़ेड के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे ही कवि से जो पद्मश्री हैं, जो यश भारती सम्मान से सम्मानित हैं। 10,000 से ज़्यादा कवि सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया है। 100 से ज़्यादा उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं और भारत सरकार के कई मंत्रालयों में हिंदी के सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया है। सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुनील जोगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति के इस पॉडकास्ट। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जी थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अपना जो कॉन्वर्सेशन शुरू हो उसके पहले आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर उसका नाम जो आपने रखा है वाह जोगी जी, जोगी जी वाह, जोगी जी वाह, जोगी जी वाह। तो ये कुछ सोच के रखा है या जोगी जी वाह सुनते से लोगों के मुंह पर या मुस्कुराहट आ जाए या आपको देख के लोग बोलें? नहीं, मैं एक शो करता था चैनल पे, सहारा पे, सारा समय पे। वो पोइट्री का था, कविता का 4-4 लाइन के पंच थे, तो उसका शो का नाम था जोगी जी वाह। तो वो मैं हर 1 घंटे में आता था और उस दिन की जो मुख्य खबर है उसको पोइट्री में और ह्यूमर में कन्वर्ट करके वो कविता के स्टाइल में बोलता था। फिर भीड़ कहती थी जोगी जी वाह, जोगी जी वाह, जोगी, ऐसा कुछ। तो वो फिर दिमाग में वो जोगी जी वाह के कुछ शोज होने लगे स्टेज के पीछे। शो का नाम ही जोगी जी वाह। अच्छा। फिर जब मैं कहीं किसी शो में जाता था तो लोग बोल रहे हैं जोगी जी वाह, तो वो एक टैग लाइन जैसी बन गई थी जी। तो वो सोच समझ के नहीं रखा गया, वो होता चला गया, वो उस फ्लो में ही आता चला गया। तो फिर मुझे लगा कि चैनल का नाम भी जोगी जी वाह रखता हूँ, ऐसा उस समय लगा। अब तो आप अगर कहा जाए कि देश ने विदेशों में भी आपकी ख्याति है, आप 10,000 से ज़्यादा कवि सम्मेलनों में आपने पार्टिसिपेट किया है और मतलब आपके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं, एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर की बात है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आप मतलब बचपन से जन्मजात आप कवि थे, पैदा हुए, या आपने आपको तराशा? मुझे जहाँ तक याद आता है, जब मुझे 7th-8th में होगा, तो उस दौरान या 10th तक आते आते कुछ मेरे पिताजी जो कि अध्यापक थे, अभी तो रिटायर हो गए, वो कुछ कविताएं जैसी गुनगुनाते रहते थे या कुछ न कुछ बनाते रहते थे। उनकी स्वरचित भी कुछ तुकबंदी कह सकते हैं। वो सुन के शायद मुझ में कविता के कुछ अंकुर गए होंगे। और उसके बाद से जब मैं कॉलेज में आया तो शौक़ हुआ कि कुछ लिखने का। मुझे लगा कि अपनी पहचान अलग कैसे बने, तो कविता लिखनी शुरू की। शुरुआत में कच्ची कच्ची कविताएं होती हैं, जो भी विषय समझ में आए वो लिखने शुरू किए। फिर कुछ लोगों ने प्रोत्साहन देना शुरू किया। फिर स्कूल के दौरान अलग अलग प्रतियोगिताओं में या कभी कोई कॉलेज का फंक्शन है उसमें मुझे माइक देने लग गए कि आपकी एक कविता हो जाए। धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू हो गया। मतलब आपने तराशा अपने आप को। अगर आपने ये कहा जाए कि जो सबसे पहली कविता की अगर हम बात करें आपकी, तो क्या इंस्पिरेशन रहा? क्योंकि अमूमन क्योंकि आपका कहना है कि आपने कॉलेज के डेज़ में शुरू किया, तो कॉलेज के दिनों में तो आई थिंक लड़कियां ही प्रेरणा हो सकती हैं, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा होता है, लेकिन मेरी प्रेरणा में कोई लड़की नहीं थी। फिर क्या प्रेरणा थी? मेरी प्रेरणा में जो पहली कविता मेरी थी वो गांव थी। क्योंकि जब मैं गांव छोड़कर शहर आया, कानपुर में हमारा गांव था, अभी है, और लखनऊ एक बड़ा शहर था, तो मुझे वो घुटन लगती थी कि गांव में जो खेत, जंगल और वहाँ के जो खेल,
सब कुछ ग्रामीण ही था। तो वो मुझे लगता था कि वो पहली कविता थी कि चलो चलें गाँव की ओर कि गाँव बड़ा प्यारा लगे, शहरों में होता है शोर कि गाँव बड़ा प्यारा लगे। तो मुझे वो शहर की आपाधापी भाग दौड़, एक ऐसी ज़िंदगी जो बिल्कुल गांव की विपरीत सी है, तो वो पहली कविता वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर तो बहुत सारे विषय। आपको कोई ऐसा कविता याद आती है कि जब आपको लिखते वक्त आपको बड़ी दिक्कत आई हो, या मतलब कोई चैलेंजेस आए हों उसको लिखते वक्त, और आपने जब उसको लिख लिया हो तब आपको ये भी लगा हो कि जो मैंने लिखा है वो शायद लोगों के सामने मैं उसको ना प्रस्तुत करूं, या कोई ऐसा वाकया जो किसी कविता के साथ जुड़ा है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते लाइफ में? कुछ कविताएं ऐसी हैं जो मैंने ऐसी बहुत सी कविताएं होती हैं जो मैं लिखता तो हूँ लेकिन जनता को सुनाना नहीं चाहता। क्यों, क्या वजह है उसकी? वो उस रिदम में नहीं हैं, उतनी एंटरटेनिंग नहीं हैं, वो थोड़ी गहराई वाली कविताएं हैं, वो आध्यात्म की कविताएं हैं। उन विषयों को जनता बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करती। मैं आज की डेट में भीड़ का कवि हूँ, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों का कवि। भीड़ कभी भी बहुत गहरी चीज़ें सुनना नहीं चाहती। और जो हमारे आयोजक हैं वो भी कवि सम्मेलन एंटरटेनमेंट के लिए करवाते हैं और उसी काम का पैसा देते हैं। वो चाहते हैं कि आप आएँ तो छा जाएं, आप आएँ तो जनता की तालियां गूंजें। तो जो चैलेंज सबसे बड़ा है हिंदी की मंच की कविता का, वो बहुत बहुत बड़े चैलेंज है। और जो इससे भी बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ कि अगर आपने हाँ कह दी है तो आपको जाना है। और आज की डेट में तो और मुश्किल है, क्योंकि लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा फोटो हमारा, मतलब ऐसे लोग मेरा ही होता है। तो उनको किसी भी हाल में डिच नहीं किया जा सकता, सॉरी नहीं बोला जा सकता, चाहे आपको 103 डिग्री बुखार हो, चाहे वायरल हो। इन चीज़ों से शहर को, भीड़ को, आयोजकों को कुछ लेना देना नहीं है। आप कहेंगे वो कुछ नहीं कर सकते, भाई नहीं जाएंगे ये तो कलाकार के जीवन का एक ये अलग हर हिस्सा कलाकार है, हर कलाकार के। अगर हमने मतलब स्वीकार किया है निमंत्रण, अब आजकल लोग वीडियो बनवा लेते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ आपके शहर में 6 अक्टूबर को, आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और वो वायरल हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे सोशल मीडिया जैसे आया है, जैसे आप बता भी रहे हैं कि किस तरह से लोग आने की या पब्लिसिटी कर रहे हैं, उससे जो एक स्तर है कविता का वो भी प्रभावित हुआ है? अभी कविता भी अन्य कलाओं की तरह वो बाजारवाद में शामिल हो गई, शिकार हो चुकी है, शामिल हो गई है। शिकार क्या, अब सब कुछ बाजारवाद है, अब सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है। हर क्षेत्र जो है वो बिकने के लिए ही काम कर रहा है। कला भी, कलाकार भी, साधक कम होते जा रहे हैं, और अपनी कला को जनता तक पहुंचाना और उससे पैसे लेना, कमाना, ये अभी व्यावसायिकता इतनी ज़्यादा हो गई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी बाज़ार में मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी एक कलाकार के लिए एक अपनी कला के प्रति जो एक इच्छा होती है, या कहें जो एक आत्मा होती है, वो कभी दुखती है? या उसकी संतुष्टि के लिए आप क्या करते हैं कि ठीक है ये पैसा तो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए? जो कीर्ति जी मैं सुना रहा हूँ जी, वो 5% है, 95% का खजाना हमारे पास ही है। बहुत सी ऐसी कविताएं होती हैं जो कभी किसी को सुनाई ही नहीं जाती। वो जो कविताएं हैं वो हमें आत्मसंतुष्टि देती हैं। जो अपने अंदर का खुद कलाकार उसको अपने अंदर के कलाकार को हम उन कविताओं से, उस सृजन से संतुष्ट करते रहते हैं। हमेशा मंच की कविताएं नहीं लिखी जाती, हमेशा तो अच्छा ही लिखा जाता है, लेकिन बेचा वो जाता है या सुनाया हो जाता है भीड़ को, जिससे आपको आर्थिक लाभ हो, जिससे आपको पैसे मिले, जिससे आपका व्यवसाय, प्रोफेशनल दुनिया तो यही है। जी, आप 2017 में जब ये फ्री इंटरनेट का जो स्कीम आई थी, उसको क्या आप एक कवियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं? क्योंकि आज को अगर आज की तारीख में हम देखें तो ऑनलाइन जो कविताएं हैं वो ज़्यादा सुनी जाती हैं ऑफलाइन के बजाय, और वो वायरल भी होती हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो कोई भी कला है वो वायरल हो सकती है, लेकिन उसका संपूर्ण आनंद कलाकार के मुख से सुनने में ही है। वो जो रोमांच है वो उसी तरह है कि जैसे आप डिस्कवरी पर शेर को देखकर, चीते को देखकर डरते नहीं हैं, सिहरते नहीं हैं, कुछ भी नहीं आप,
लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष ओपन, आपने देख हाँ, लिया। प्रत्यक्ष ओपन सफारी में जाएंगे ना तो पता चलेगा शेर क्या होता है और वो आनंद भी वहीं का है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जब आप किसी कलाकार को सामने सुनते हैं, देखते हैं, जिसको आपने स्क्रीन पे देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, तो आपका रोमांच कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अरे भाई मैंने तो इनको सुनाया वो। तो हम भी अपना रोमांच बढ़ाना चाहते हैं और आप हमें कोई अपनी पसंदीदा कविता की कुछ लाइन हमें सुनाएं। बहुत सी कविताएं मेरी प्रसिद्ध हैं। जो आपको फेवरेट है या जो प्रसिद्ध है? नहीं, वो अलग अलग विषय हो गए। दोनों, इसीलिए दो, मेरी हमने- जो फेवरेट है जी। वो थोड़ी अलग है, इसीलिए तो और हमने कहा जनता की जो फेवरेट है वो थोड़ी अलग है। कोई बात नहीं, आप दोनों सुनाइए। मैंने बेटियों पर बहुत लिखा है, मैं संस्कारों की कविताएं बहुत लिखता हूँ, देश पर बहुत लिखा है। मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा कविताएं तो मेरी होंगी जी। और काफ़ी सारी कविताएं मेरी मिलियंस में वायरल हैं। माँ कविता मेरी बहुत पॉपुलर है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, आजकल हम हिंदू सत्य सनातन हैं, वो बहुत वायरल है। तो बेटियों पर 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। महिलाओं के ये तो जो लोगों को पसंद है, आपकी पसंद की, आपकी पसंद थी या ये लोगों ये की? मेरी पसंद है, मैं और बिल्कुल। जो लोगों में बहुत पसंद है, जब आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं और वो कविता तो सुनाए बगैर आपको ऐसी बंद भी किया ही बहुत नहीं सी जाता। कविताएं हैं जो लोग पसंद करते हैं, वो बिल्कुल करंट टॉपिक पे कुछ सुनना चाहते हैं, वो एंटरटेनिंग पोइट्री चाहते हैं। जो भीड़ के लोग हैं वो सुनना चाहते हैं। जी, तो सुनाएं आप हमें भी, हम भी भीड़ का ही हिस्सा हैं। तो केजरीवाल जी की सरकार बनी जी। तो मैंने लिखा कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। वो जब देखो तब धरने बैठ जाते थे, उस दौरान तो यही था कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। बहुत खूब। तो इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात नहीं है। जी, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि लोग पॉलिटिशियंस पे सुनना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी बोलते हैं, तो क्या कभी किसी तरह का पॉलिटिक्स से दबाव रहता है या कभी किसी पार्टी की तरफ से इस तरह का वो आया हो, मतलब डांट फटकार पड़ी हो, या आपके पास ये आकर बोला गया हो कि हमारे लिए आप कविता पढ़ें ताकि जनमानस का सहयोग उनको मिल सके? ऐसा दबाव तो नहीं आता, लेकिन लोग इच्छा ये ज़रूर करते हैं। लगभग अधिकांश पार्टियों के मुखिया और उनके नेता सब लोग मुझे जानते हैं। उनकी ये इच्छा तो रहती है कि भाई आप मेरी पार्टी से जुड़ जाओ, मेरे लिए चुनाव प्रचार में आ जाओ, मेरे लिए कुछ कैंपेन की कविताएं लिख दो, ऐसी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन किसी ने आज तक ऐसी धमकी दी नहीं कि आपने ऐसा क्यों सुना दिया या क्यों कह दिया। सामान्य तौर पे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मैं ऐसी कविताएं लिखता भी नहीं हूँ जो हिट करें। जैसे योगी जी ने एंटी रोमियो लगाया उत्तर प्रदेश में, प्रेम पर प्रतिबंध। अब बड़ा कठिन है कि एंटी रोमियो में आप क्या कहेंगे जी, तो क्या मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो क्यों लगाया। अब उनका उत्तर आप सुनिए कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। अब इसको वो भी सुन के आनंदित होते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, हंसने में या बचपन में एक जो एक इनोसेंस होता है, एक मासूमियत होती है, लेकिन आज के दौर में अगर हम स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखें, बहुत सारे जो अमून देखने को मिलते हैं और सोशल मीडिया पर तो बहुत बहुतेरे से देखने को मिलते हैं, वो एक भाषाओं की जो सीमा है वो लांघ रहे हैं। उस पर आप क्या बोलेंगे? ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं और जिस तरह से भाषाओं की धज्जी उड़ा, मुझे लगता है कि इसमें वो उनमें मैं समझता हूँ कि उतने शिक्षित नहीं हैं और समाज के प्रति उनकी कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगर आप डेस्क पर हैं, आप माइक पे हैं, तो कम से कम आपको 2 चीज़ों से तो बचना ही है, और मैं तो 3 कहूँगा। पहली चीज़ कि आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे समाज में विघटन हो, समाज टूटे, समाज में झगड़े हों। आप एकता को बढ़ाएं, आप प्रेम को बढ़ाएं, नफ़रत फैले ऐसी कविता नहीं होनी चाहिए। कविता क्या, कुछ भी नहीं होना चाहिए।
और इसी तरह से कहीं से भी अश्लीलता, अभद्र टिप्पणियाँ वो भी लोग हंस देते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारी महफिल में आए उनमें से एक भी ये न कहे कि मुझे नहीं आना चाहिए था। वो 100 लोगों को बोले कि यार आपने मिस किया, आप आते तो बहुत आनंद करते आप। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें जनता की भी उतनी ही भागीदारी है? क्योंकि जो आप अगर सुनने के लिए ही मना कर देंगे तो इस तरह की कविताएं कहीं नहीं जाएंगी। समाज जो है लोकतंत्र है और जनता का मानसिक स्तर और उसकी रुचियाँ ऐसा नहीं है कि वो बहुत उच्च क्वालिटी की है। जनता की तो समझ भी उतनी ही है, उसको जिसमें मज़ा आ जाए, जिसको अच्छा लग जाए, उसे अच्छे बुरे से, भाषा के स्तर से, समाज के विघटन से उसे क्या लेना देना। जनता अपनी परेशानियों में इतना उलझा है कि उसको उतना थोड़े वक्त सोचती नहीं है। उसको जनता की सोच ही ऐसी नहीं है। अगर सोच ऐसी होती तो समाज में जो मिलावटी चीज़ें बिक रही हैं, केमिकल की सब्जियां, केमिकल के फल, अगर ये सोचने वाले होते कि भाई ये किसी के बच्चे खाएंगे, किसी के परिवार में जाएंगे, लोगों को कैंसर हो सकता है, तो कुछ पैसों के लालच में ही तो ये कर रहे हैं, तो क्यों करते? तो सोच का स्तर बहुत नीचे हो गया है। उन्हें सिर्फ अपने लिए, अपने मज़े के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने पैसे के लिए ही जीवन जीना है। वो किसी और को के लिए कुछ करने की सोचते ही नहीं। तो इस पर कोई आपने कविता नहीं लिखी कि एक जनता के जागरण के लिए? क्योंकि आपने अलग अलग विषयों पर लिखा, ये भी एक सामाजिक मुद्दा ही है कि हम भी तो जागें, मतलब जनता भी तो जागे। मैंने लिखी है और धीरे धीरे एक एक कविताएं, क्या ना कि मेरी जो कविता की प्रस्तुतियां हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे जो लोग हंसने आए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं कि अब मैं आया हूँ तो हंसाऊंगा, तो उनको मैं 15-20 मिनट हंसाता हूँ। फिर मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है कि मैं देश के बारे में, बेटियों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में धीरे धीरे उनमें कविता की कैप्सूलिंग करता हूँ, संस्कारों की कैप्सूलिंग, इंजेक्शन देता हूँ धीरे धीरे, ताकि वो हंसते हंसते ये भी सुन लें कि हाँ ये भी अच्छा है। अगर पहले वो सुनाएंगे तो कहेंगे नहीं मज़ा नहीं आया। अभी मैंने एक नई कविता शुरू की और वो आपको सुनाता हूँ कि कोई सपा बसपाई, कोई कांग्रेस आई, कोई लोकदल वाला, कोई बना भाजपाई, सब आपस में लड़ते दिखते, ये कैसी नादानी, देश की खातिर एक बार बन जाओ हिंदुस्तानी, देश की खातिर एक बार बन जाओ हिंदुस्तान। सब लोग जो है, ये बड़ी विडम्बना है कि जब हम राजनीति में आते हैं तो हम भाजपाई हो जाते हैं, कांग्रेसी हो जाते हैं, सपाई हो जाते हैं, हम तब हिंदुस्तानी पीछे हो जाता है। भारतवासी हैं, ये भावना पीछे हो जाती है। आगे हमारी राजनीतिक भावना आ जाती है कि हम तो अच्छी चीज़ों का भी विरोध करने लगते हैं, क्योंकि हमारे आला कमान ने, हाई कमान ने कहा है कि उसका विरोध करना। आप हिंदी की कविताएं विदेश में भी आप जाकर कवि सम्मेलन करते हैं। जब आप विदेश की भूमि पर होते हैं तब आपको क्या लगता है कि जब वहाँ हिंदी में कवि सम्मेलन होता है तो वो भाषा का सम्मान होता है या देश का सम्मान होता है? मैं कहूँगा कि वो देश का सम्मान पहले होता है। उनको लगता है, सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ प्रांत की दीवारें टूट जाती हैं, सरहदों की दीवारें सरहद टूट जाती है। वहाँ वो भारतीय हैं, वहाँ भारतीय हैं। वहाँ जो है सामान्य तौर पे आप जो है ये बोलते हैं कि मैं कानपुर से आया हूँ, तो पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के लोग भी आपको स्वीकार करते हैं, अरे भारत से आए हैं। उनके लिए आप कानपुर से आए ये बहुत पीछे हो गया। और उसके साथ साथ हिंदी उनको दिनचर्या में सुनने को नहीं मिलती। पूरे दिन उस भाषा को सुनते हैं जो उनकी अपनी मातृभाषा नहीं है। तो जैसे ही कुछ हिंदी में सुनने को मिलता है, और वो भी इतना जो है रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, तो वो बहुत आनंदित होते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार जितना सम्मान और प्रेम वहाँ मिलता है वो हमें यहाँ भी कई बार नहीं मिलता है। वैसे अभी हिंदी की जो कविताओं की मांग बढ़ी है या लोगों की रुचि बढ़ी है, और अभी जो वैश्वीकरण अगर हम बात करें जो चल रहा है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि हिंदी की कविताओं की रुचि लोगों के प्रति बढ़ी है या कम हुई है? अगर बढ़ी है तो उसका क्या कारण है? हिंदी की कविताओं की भी, और हिंदी भी विश्व भाषा है, बन गई है। दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, सर्वाधिक शब्द हिंदी के दुनिया में गूंज रहे हैं।
हिंदी का मतलब ये नहीं है कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी का विरोध कर रहे हैं। वो सब हिंदी की जो भी भारत की भाषाएं हैं वो सब एक बहनों की तरह है। तो बड़ी बहन को अगर सम्मान मिल जाए, हिंदी बड़ी बहन की तरह है, तो बड़ी बहन को सम्मान मिल जाए तो बाकी मौसियों को क्या तकलीफ होनी चाहिए। आपने फिल्मों में भी गाने लिखे मैंने हैं, आपने लिखे। एल्बम्स में भी लिखे जी। हैं, क्या डिफरेंस लगता है आपको लिखते वक्त? महसूस करता हूँ कि वो गाने जो पहले संगीत बना दिया जाता है और बाद में कहा जाता है इसमें शब्द फिट डालो, करने हाँ, हैं, फिट कई करने बार से वो मुझे ऐसे गाने दे दिए जाते हैं जिनका जो संगीत है धुन वो बन चुकी है। विदेशी है, वो अरेबियन से है या फ्यूज़न करके कहीं कुछ पंजाबी घाल मेल करके मिक्स कर दिया। जैसे मैंने IPL का सॉन्ग लिखा था पीछे, जी तो टाइटल सॉन्ग, जी तो वो मुझे लगा कि मुझे अरेबियन दे दिया, फिर वो मिक्का सिंह ने गाया तो बोले थोड़ा पंजाबी भी डालना है, फिर वो दुबई में हो रहा है तो थोड़ा अरब, और इस तरह की जो चैलेंजेस हैं उसमें ये लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि पहले मुर्दा है उसके बाद उसकी कब्र बाद में उसके नाप से खोदी जाए, और एक होता है कि कब्र पहले खोद दी बाद में मुर्दे को को एडजस्ट फिट करना। करो। तो वैसा ही है कि वो उसके प्राण जो है शायरी के, कविता के, वो उस वैसे नहीं रहते। मेरी एक कविता बहुत लोकप्रिय है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तो वो ह्यूमर की कविता है, बहुत प्रेम से हास्य मैंने निकाला है। तो अनुराग कश्यप ने कहीं सुनी होगी 20 साल से पहले, तो उनका फ़ोन आया कि मैं अपनी फिल्म में ये टाइटल सॉन्ग लेना चाह रहा हूँ। वो पूरी फिल्म में वो कविता, वो गाना बजता रहता है। क्या है? मुक्काबाज फिल्म है। जी तो वो जो फिल्म वालों ने बनाया है, जी वो सुनने के बाद लोग मुझसे कहते हैं कि आपके मुंह से उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। उन्होंने आधी तो कविता ऐसी बनाई कि अलग धुन में, बाद में उसका उन्होंने फ्यूज़न और डीजे कर दिया। नवाजुद्दीन का वो कि बैंड में नवाजुद्दीन गा रहा है, वो बैंड के साथ शादी में उसी बीट्स पे। तो मतलब कविता के 2-3 हिस्से तोड़ दिए, और तोड़ के अलग अलग फ्यूज़न में, तो कविता का मतलब ये कहना ठीक नहीं है कि नाश कर दिया। लेकिन फिर मैं क्या बोलता अनुराग को, मैंने कहा आप तो आ गई फिल्म में। लोगों ने कहा कि आपके मुख से ज़्यादा अच्छी लगती है, आप ऐसी ही रखते। मैंने कहा ये स्वतंत्रता मुझ में नहीं है। इसी तरह एक फिल्म भी आई थी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे पे थी वो, नवाजुद्दीन, उसका भी टाइटल सॉन्ग मेरा था। लेकिन उसमें संजय राउत जी ने इतना तो न्याय किया कि उन्होंने कहा आप जो लिखेंगे मैं वही रखूँगा, आप पहले लिख दीजिए फिर संगीत बनेगा। तो ये लिबर्टी मिलने से कलाकार ये के लिए लिबर्टी मिलने से थोड़ा सा हम और अच्छे शब्द रख पाते हैं और अपने मन से कुछ लिख पाते हैं। फ्रेम पहले दे दिया गया कि इसमें भर दीजिए कलर, तो थोड़ा सा कर तो देते ही हैं, लेकिन अटपटा लगता है। जी आपने पत्नियों पर भी बहुत हास्य कविताएं लिखी हैं, करवा चौथ पर भी आपकी एक कविता बड़ी फेमस है। आपकी वाइफ की क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं क्या है ना, जिन कविताओं में थोड़ा खतरा है वो मैं अपनी पत्नी पे नहीं लिखता, तो कहता हूँ कि यह आपके लिए नहीं है। तो समझ, कुल मिला के पत्नियाँ, तो मैंने कहा ना कि मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये ऐसा रिश्ता है जी जो सबसे निकट का रिश्ता है और उसमें हास्य की संभावनाएं हैं। जी आप भाई बहन में या बेटे बेटी में से हास्य नहीं निकाल सकते। पिताजी से माताजी से तो हास्य की संभावना ही नहीं है, वो पैर छू के आने वाली संस्कार की कविता हो सकती है। पत्नी एक ऐसा विषय है जिससे हर आदमी के जीवन में वो है, जिस शादीशुदा व्यक्तियों के साथ, और उसमें नोक झोंक भी होती रहती है। प्यार तो है ही खैर वो, लेकिन नोक झोंक पर्याप्त होती है। जी तो उससे लोग बहुत खुश होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, एक आध बात तो उनको लगता है कि मेरे हमारे मन की कह दी, हमारी मन की कह दी, जो हमने, करवा चौथ वाली कविता आप जरूर जो हम नहीं कह पाते वो कह दी। जी करवा चौथ वाली कविता मैंने कौन सी कविता, पता नहीं कौन सी कविता है। आपने कुछ एक लिखा है कि दिन भर शीशे के सामने ये तैयार होती है और काम हमसे करवाती है। हाँ, है ना, कुछ ऐसी कविता वो थी। कविता है कि शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है, मुंह से फूल गिराती है, बाद में 6 महीने के रणचंडी बन जाती है, आँख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आँख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है। वो उसी कविता के अंश थे वो।
अच्छा अच्छा। खुद खाती है, मुझसे करवा चौथ कराती है। ये कोई भी विषय दीजिए, मैं भजन लिखता हूँ, सैकड़ों भजन हैं। जगजीत सिंह ने मेरे भजन गाए हैं, शिवा एल्बम है चंबी का, जगजीत जी ने गाया है। बहुत सारे भजन हैं, राम पर ही कम से कम सैकड़ों कविताएं, किताबें हैं मेरी। तो भजन का भी बहुत बड़ा खजाना है मेरा। मैं 2-3 घंटे केवल भजन सुना सकता हूँ। मतलब हर रस जो है वो 2 घंटे में सुना सकता हूँ। इसी तरह गज़लें हैं, शायरी है। पंकज उदास ने मेरा एल्बम गाया है। तो गज़लें भी बहुत लिखी हैं, भजन भी हैं, फिल्म के गाने भी हैं, और किताबें भी हैं मैनेजमेंट की, और तमाम सारी 100 से ज़्यादा किताबें हैं। अलग अलग हास्य भी मैं लिखता ही हूँ, देशभक्ति भी लिखता हूँ। आप मेरी कविता सुन सकते हैं कभी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद हिंदुस्तान पर इससे अच्छी कविता आज के दौर में नहीं हो सकती। हमारे बड़े कवियों ने बहुत लिखा है, बहुत अच्छा नहीं, आप सुनाइए ना, हम अभी महसूस करना चाहेंगे उस बहुत लंबी कविता है, लेकिन 4 लाइन सुना दीजिए। कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण गुरग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा हैं, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई हैं, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई हैं। हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिवशंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। लंबी कविता है। बहुत सारे इस प्रदेशों के गीत मेरे लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का गीत है, हम यूपी वाले भैया हैं, हिमाचल का राज्य गीत मेरा लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ का गीत भी मेरा लिखा हुआ, रिकॉर्ड रखा है, अभी रिलीज़ नहीं किया है। अच्छा। छत्तीसगढ़िया पे पूरा गीत है, पूरा छत्तीसगढ़ आप सुन के आपको लगेगा कि पूरा छत्तीसगढ़ आपने देख लिया। चलते चलते आप हमारे जो आने वाले जो युवा कवि हैं जी, उनके लिए आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए? क्योंकि ये तो आपने सही बताया कि ईश्वर की कृपा या फ्लो तो एक आपकी प्रैक्टिस के बाद आता है, आप एक साधक हैं, लेकिन एक साधक बनने के लिए भी उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, जो मूल ज़रूरत है, दुनिया में सब कुछ सिखाने के विद्यालय हैं, गायन वादन सारी कलाएं, पेंटिंग सिखाने वाले, लेकिन एक भी कोचिंग सेंटर, एक भी विद्यालय कविता सिखाने का दुनिया में नहीं है कि हम आपको आइए कविता सिखाते हैं। क्योंकि कविता जो है वो आपके भीतर इनबिल्ट है। अगर आपके भीतर कल्पनाशीलता नहीं है, दया नहीं है, संवेदना नहीं है, करुणा नहीं है, और एक मिठास नहीं है, खुशबू नहीं महसूस अगर नहीं कर सकते हैं तो लिख नहीं सकते शायद। महसूस आपके भीतर प्रेम होना चाहिए, आपके भीतर बहुत करुणा होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। वो मेरे अंदर तो बहुत हाइट तक है, क्लाइमेक्स, मतलब वो कठिन होनी नहीं चाहिए जितनी मुझ में है, वो ज़्यादा है। जैसे मैं किसी के साथ भी कुछ गलत होता देख लूँ, या कोई एक्सीडेंट देख लूँ, या कुछ ऐसा देख लेता हूँ, क्योंकि मैं 1-2 दिन मुझसे खाना नहीं खाया जाता, तो मैं उसमें बहुत दूर तक मतलब घूमने लगता है सर मेरा मस्तिष्क। मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि किसी के दुख को देख के मुझे अपना दुख लगता है। वो लगता है कि मेरा परिचित भी नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी देर तक उसमें डूब जाता हूँ। मतलब कलाकार को संवेदनशील होना पहली शर्त है। हाँ, पहली शर्त है संवेदनशीलता, फिर दूसरी शर्त है कल्पनाशीलता, कि कुछ नहीं है, ये भी चैलेंज है कि कुछ नहीं है फिर भी आपको लिखना है। आपको प्रेम नहीं है फिर भी आपको प्रेम गीत लिखना है, तो आपकी कला और कल्पना उसकी आवश्यकता है। और भाषा का ज्ञान, और भाषा का ज्ञान वो भी बहुत ज़रूरी है। तो नए कवियों से मैं ये कहूँगा कि पहली बात कि जल्दबाजी ना करें, और सोशल मीडिया का कवि बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तो हवा का झोंका है। सोशल मीडिया पे देखी हुई कोई चीज़ कितनी देर ठहरती है। ये सोच के ना लिखें कि ये चीज़ ट्वीट करनी है, ये चीज़ वो करनी है। वो तात्कालिक कविताएं हैं, और जल्दी कुछ पाने की इच्छा में कोई हल्का काम ना करें, कोई हल्की टिप्पणी, हल्की कविता। और जो भी अपने से बड़े लोग हैं उनको खूब पढ़ें, उनमें से अच्छे लोगों को देखें कि उन्होंने क्या अच्छा लिखा है और किस हाइट तक उन्होंने सोचा है, उन्होंने किस लेवल पे जाके सोचा।
आपने शायरी भी लिखी है, मेरी शायरी, बहुत शायरी, कोई बहुत है। आपकी फेवरेट या लोगों की फेवरेट? कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाज़ों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाज़ों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई। ऐसी बहुत सारी शायरी, मुक्तक, बहुत से। बहुत बहुत, आपसे तो ऐसा लग रहा है कि बात खत्म ही ना की जाए, बात चलती ही रहे। और अगर नहीं इसी नहीं, इसका अगला एपिसोड करेंगे ना फिर। ये तो बहुत बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत अच्छा लगा Thank you so कीर्ति जी, आपको बहुत शुभकामनाएं और पूरी टीम को आपकी शुभकामनाएं। जी। तो आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन से ये बात तो समझ में आई कि क्यों कवि खास होते हैं, क्योंकि इतनी गहराई वाली बातों को भी वो इतनी आसानी से और सहज भाव से लोगों तक पहुंचा देते हैं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।